हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का पार्ट 2 रह रहा है। जो 5 आर्टिकल रह रहे हैं वो करेंगे कंप्लीट। ठीक है, 5 शुरू के हो चुके हैं, 5 अब होंगे। तो इसके अलावा जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है 2020 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, डेली वीडियो में जो है मैं 5 आपके क्वेश्चन प्रीलिम्स के लगा दिया करूँगा और एंड में वीडियो के इसके आंसर प्रोवाइड दूंगा। ठीक है, आपको करना क्या है बेसिकली, जो ये आपके 5 क्वेश्चन है इसके जो ABCD जो भी आंसर होंगे आपको कमेंट बॉक्स या फिर अपनी कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, और एंड में उसको चेक करना है। इससे होगा क्या, आप एक तो UPSC का पैटर्न समझ सकेंगे कि किस टाइप से वो जो है क्वेश्चन दे रहा है ना। उसके अलावा जो आप जो कुछ गैस भी करेंगे इसमें ना, डायरेक्ट आपको 5 के 5 तो नहीं आते होंगे, कुछ नॉलेज होगी, कुछ गैस करेंगे तो आपको जो आपके जो गैस करते हैं ना आप, उसमें आपको पता चल जाएगा आपकी एक्यूरेसी क्या रहती है। ठीक है, ये आपको एंड में बेनिफिट पहुँचाएगी। तो जब हमारी ये खत्म हो जाएगा 2019-20 के क्वेश्चन पेपर, उसके बाद जब जो प्रीलिम्स की वो आएगी ना टेस्ट सीरीज़, उसके ऐसे ही डेली 10-10 क्वेश्चन पर डे करा करेंगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं हमारे अंतर ये क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिए 5 के 5 और इसके आंसर देने की कोशिश करिएगा। ये यहाँ तक कंप्लीट है। ठीक है, इसके आंसर कमेंट बॉक्स में या कॉपी में आप लिख लीजिए, फिर वीडियो के एंड में उसे क्रॉस चेक कर लेना, एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो अब चलते हैं वीडियो के आगे। देखिए हमने कल 2.5 तक पढ़ लिया था, SCO हमारा लास्ट आर्टिकल था। तो अगला आर्टिकल क्या है, 2.6 ओपेक। तो ओपेक की फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री या फिर पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक। तो हाल ही में जो ओपेक सचिवालय है जो कि वियना में है, उसने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ओपेक इंडिया संवाद का चतुर्थ उच्च स्तरीय बैठक की मेज़बानी की। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ संबंधित तथ्य देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए केंद्र में क्या रहा, कोविड। मैक्सिमम स्कीम के केंद्र में कोविड ही रहा है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो है प्रभाव देखा गया कोविड का किस किस पे, एक तो विश्व अर्थव्यवस्था, इस पे क्या प्रभाव पड़ा है, और जो हमारी एनर्जी मार्केट है, जो ऊर्जा बाजार है, ठीक है, इन पर इसका प्रभाव का आकलन किया गया। इसके अलावा जो चर्चा में किसको रखा गया, जो तेल और जो कोविड के बाद, ठीक है, जो कोविड पोस्ट कोविड एरा है उसके अंतर्गत इससे उत्पन्न होने वाला जो परिदृश्य है, मतलब जो सिनारियो है उसको शामिल किया गया इसके अंतर्गत। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा इसमें ये कहा गया कि ओपेक ने कहा कि जो निर्माता उपभोक्ता संवाद होता है उसमें अगर भारत के समर्थन को हम देखते हैं तो संगठन में इसकी सफलता में बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है। ठीक है, जो बाज़ार की स्थिरता है ना तेल की बाज़ार में, उसको आगे बढ़ाने में भारत ने बहुत योगदान दिया है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें निर्माता उपभोक्ता संवाद, ये होता क्या है, तो ये क्या होता है बेसिकली, जो हमारे ऊर्जा के मुद्दे होते हैं ना उसके अंतर्गत जो भी हमारी केंद्रित मंत्री स्तरीय औपचारिक वैश्विक वार्ता, उसकी एक प्रोसेस होता है ये। ठीक है, तो उसमें क्या कहा गया कि जो भी 60 प्रमुख ऊर्जा उत्पादक देश थे उनको इसमें सम्मिलित किया गया, और जो भी बिजनेस फॉर्म थे ना, जो प्राइवेट सेक्टर थे, उनके अंतर्गत जो आने वाले उद्योग है उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया। ठीक है, भारत ने इसके अलावा क्या कहा कि जो भी ओपेक के जो सदस्य हैं ना उनको आमंत्रित किया, किसके लिए आमंत्रित किया, जो हमारी ट्रिपल पी है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक निजी भागीदारी, इसके अंतर्गत एक पेट्रोलियम भंडारण बनाने के लिए, जो कि 6.5 MMT मतलब मिलियन मैट्रिक टन का हो। ठीक है, इसके लिए भारत ने सब ओपेक के जो सदस्य देश थे उसको आमंत्रित किया। और इसमें क्या बात की गई कि एशियाई प्रीमियम और जो आवधिक जो टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म होते हैं, उस पर भी इसमें चर्चा की गई। एशियाई प्रीमियम क्या होता है अभी आगे देखेंगे हम क्या है। उसके अलावा अगर ओपेक के बारे में हम देखें तो ओपेक 13 तेल निर्यातक देश जो है, ठीक है, उनका एक समूह है, अंतर सरकारी संगठन है, जिसमें मूल रूप से जब ये बना था 1860 में बगदाद सम्मेलन में, कौन से देश थे, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला। ठीक है, अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो जो भी पेट्रोल नीतियाँ हैं उनको समन्वय करना और उनका एकीकरण करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो पेट्रोल उत्पादक होंगे, जो पेट्रोल को उत्पाद करते हैं, उसके लिए जो उचित और स्थिर जो परमानेंट होते हैं ना वो कीमतें सुरक्षित रह सकेंगी। ठीक है, इसके अलावा जो उपभोक्ता राष्ट्र होते हैं जो उसका यूज़ करते हैं, उसको पेट्रोलियम की कुशल वहनीय मतलब चीप और नियमित मतलब रेगुलर आपूर्ति संभव होगी। ठीक है, उद्योग में निवेश करने वाले जो तेल के उद्योग में जो भी निवेश करते हैं देश, उनको उचित प्रतिफल प्राप्त होगा इससे। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो जो ओपेक का सचिवालय है जो कि वियना में है, वो इसका हेडक्वार्टर भी है और एक कार्यकारी अंग भी है इसका। ठीक है, इसके अलावा जो 13 ओपेक सदस्य है, देखिए यहाँ पे दे रखे हैं ना, ये 13 ओपेक सदस्य इधर वेनेजुएला। ठीक है, इसके अलावा भी जो गैर ओपेक तेल उत्पादक देश हैं, कौन से मतलब जो ओपेक के अंदर नहीं है पर तेल का उत्पादन करते हैं,
अज़रबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिणी सूडान, इस टाइप के देश जो हैं तेल का उत्पादन करते हैं, पर ये ओपेक में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें कि प्रमाणित जो तेल के भंडार है, ठीक है, उसमें जो टोटल ओपेक के मेंबर है ना, वो 79.4% है, बाकी अदर कंट्रीज से हैं। ठीक है, इसमें से अधिकांश देश जो हैं वो 64.5 जो देश हैं वो मध्य पूर्व में, मतलब यहाँ के पार्ट में है। ठीक है, अफ्रीका के मध्य पूर्व के पार्ट्स में से हैं। ठीक है, इधर के जितने भी है, ये सऊदी अरबिया, ईरान, कुवैत, ये इस टाइप के जो देश हैं वो इतने परसेंट पार्ट को जो है लीड करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा ओपेक का जो है भारत मेंबर नहीं है। ठीक है, पर इसका सबसे बड़ा आयातक तीसरे नंबर का है। पहले पे जैसे चाइना, दूसरे पे यूएस है, तीसरा भारत है इसका। जिसमें से भारत जो ओपेक से क्या क्या निर्यात करता है, 78% कच्चा तेल, 59% द्रवित पेट्रोलियम गैस और 38% द्रवीकृत प्राकृतिक गैस, इनका निर्यात करता है। ठीक है, भारत की जो तेल की मांग है अभी 2019 की, मतलब वो 4.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन थी। उसको बढ़कर 2045 तक ऐसा अनुमान करा जा रहा है कि वो 10.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो जाएगी। ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ा था एशियाई प्रीमियम, ये क्या होता है? ये एक तरह का अतिरिक्त शुल्क है जो एशियाई देशों से वसूला जाता है। ठीक है, तो इसको जो वसूलने की जो डेट है वो 1986 में, जब हमने बाजार उन्मुख क्रूड मतलब कच्चे तेल की जो मूल्य है उसको निर्धारित किया था, तभी से जो है ये एशियाई प्रीमियम वसूला जा रहा है। ठीक है, इसके लिए भारत ने इस प्रथा के विरुद्ध अपना असंतोष प्रकट करा था उस समय पे। अगर हम वैश्विक बाजार में बात करें तो इसमें 3 महत्वपूर्ण बेंचमार्क हैं। 3 तरह के ऑयल है जो इम्पोर्ट होते हैं दूसरे देशों में। ठीक है, मतलब निर्यात होते हैं। पहला है ब्रेंट, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, दुबई, ओमान। तो ब्रेंट किस में? यूरोपीय बाज़ार में, और WTI अमेरिकी बाज़ार में, और दुबई, ओमान मध्य पूर्व और एशियाई बाज़ार, इन तीनों में भेजे जाते हैं। ठीक है, देखिए अब ये कहा जा रहा है कि जो अतिरिक्त जो वसूल करते हैं पैसा, दुबई और ओमान के जो देश हैं वो क्यों वसूल करते हैं? क्योंकि जो अमेरिका और यूरोप में जो तेल दिया जाता है ना, ये ब्रेंट और WTI, ये क्या होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं इसके अंदर। और जो दुबई ओमान है ये डेरिवेटिव का यूज़ नहीं करते। डेरिवेटिव क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए आप जो कच्चा तेल है उसको, मान लीजिए आप कहीं पे दूध प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, मिल्क क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, प्रोडक्ट हो जाएगा। और डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? जैसे इससे मैंने कर्ड प्रोड्यूस करी, मिल्क क्या है, 20 रुपये किलो है, वो ले लो एग्जाम्पल, ये है 30 रुपये किलो। इससे ही मैंने चीज़ भी बना दिया, है ना, चीज़ मान लो है 40 रुपये किलो, तो मेरे यहाँ पे 20 रुपये किलो को मैंने इसको यहाँ पे 30 रुपये वसूल रहा हूँ मैं कर्ड से, यहाँ पे 40 रुपये, है ना। तो ये दोनों इसके डेरिवेटिव हो जाएंगे, चाहे चीज़ और कर्ड। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो मिल्क होगा ना उसे बेनिफिट होगा। सेम ऐसा ही है यहाँ पे यूरोपीय और अमेरिकी बाज़ार में। जो कच्चा तेल है उसको फ्यूचर ट्रेडिंग में लगाया जाता है ना, और भी चीज़ों में उसको जो है अलग से उसके डेरिवेटिव बनाए जाते हैं। पर दुबई और ओमान क्या करता है, कच्चा तेल निकाला और सीधा देशों में भेज दिया। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, उससे लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से वो अतिरिक्त शुल्क एक या डॉलर वसूल करता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो महंगा भी है। अगर इसके संबंध में हम मुद्दे देखें तो सबसे पहले ईरान पर प्रतिबंध है। ठीक है, अमेरिका और अन्य देशों ने भी जो है, ओपेक के देशों ने ईरान से आयात में कटौती करने का दबाव बना रहे हैं। ठीक है, इससे भारत के लिए गंभीर जो आपूर्ति चिंता है, क्योंकि भारत ईरान से ही लेता है। ठीक है, उसके लिए आपूर्ति चिंता का उत्पन्न हो गया है। उसके अलावा सेकंड क्या है, एशियाई प्रीमियम जो है अतिरिक्त पैसा लेते हैं। ठीक है, वो भी एक तरह से जो है मुद्दा है, मतलब ओपेक इनके संबंध में। विदेशी मुद्रा की कमी, भारत के पास जो है जब ये व्यापार करते हैं तो अमेरिकी डॉलर का यूज़ करता है व्यापार में। ठीक है, अमेरिकी डॉलर या यूरो में, भारत अमेरिकी डॉलर में खरीदता है, तो उसकी वजह से उसका विदेशी जो मुद्रा व्यापार है ना, विदेशी मुद्रा रिजर्व है, वो ख़त्म होता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद बाजार की अस्थिरता, जैसे कि जो कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा, या फिर उत्पाद समायोजन, समायोजन होता है एडजस्टमेंट करना किसी चीज़ का। ठीक है, इसके कारण जो तेल की कीमत है उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। इससे रुपए की स्थिरता और आयात प्रबंधन को बनाए रखना कठिन हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो इसका अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो सबसे पहले जो एशियन प्रीमियम है उसको समाप्त करना चाहिए, है ना। उसके अलावा डॉलर और यूरो के स्थान पे रुपयों में भी हम पैसे, वो ऑयल जो है वो खरीद सकें। ठीक है, ये निष्कर्ष में निकलता है। उसके बाद देखिए जो ये है, अगला टॉपिक क्या है, 2.7, भारत और परमाणु निरस्त्रीकरण। ठीक है, मतलब निरस्त्र कर देना, जैसे होता है ना, आपने महाभारत वगैरह कहीं पे देखा होगा, किसी के पास अगर अस्त्र है तो उसे निरस्त्र कर देते हैं, मतलब बिना अस्त्र के कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, हाल ही में जो भारत द्वारा प्रायोजित 2 जो रेजोल्यूशन थे, संकल्प थे, उनको, तो इसमें क्या है, जो भारत है उसने 2 संकल्प दिए,
पहला अगर दिया, पहले की बात करें तो पहला दिया था 1982 में और दूसरा 1998 में। ठीक है, पहला इसका संकल्प क्या था? परमाणु हथियारों के प्रयोग के संबंध में निषेध पर अभिसमय। ठीक है, इस समय तक भारत ने बनाया नहीं था न्यूक्लियर बॉम्ब। ठीक है, दूसरा परमाणु हथियारों को कम करना। ठीक है, 1998 में पोखरण में जो है इसने अपना टेस्ट कर लिया था। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि इसको कम करना है। पहले निषेध कहा जब था नहीं, जब हो गया तो कहा कि इसको कम करना चाहिए। ठीक है, तो इनको जो है, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, जो जनरल असेंबली है यूएन की, उसने जो परमाणु निरस्त्रीकरण है, उसके ये संकल्प परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रकट करते हैं। इनको अपनाया गया। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो 1982 वाला है, उस पर जो है जिनेवा में हुए निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन से किसी परिस्थिति में परमाणु हथियारों का उपयोग करने या उपयोग की धमकी देने, मतलब हम यूज़ कर रहे हैं इसकी धमकी देने, इसका निषेध किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसमें वार्ताएं प्रारंभ करने का अनुरोध किया। ठीक है, उसके अलावा 1998 में क्या कहा कि इसको कम करना है। ठीक है, इसमें परमाणु हथियारों के जो आकस्मिक उपयोग होता है, ठीक है, एकदम से कोई यूज़ कर दे, उसके जोखिमों पर विश्व समुदाय का ध्यान आकर्षित किया गया। साथ ही यह परमाणु सिद्धांतों की जो समीक्षा किए जाने की आवश्यकता को भी इसमें रेखांकित किया गया। यह परमाणु हथियारों की जो डी अलर्टिंग होती है या फिर डी टारगेटिंग होती है। ठीक है, टारगेट से हटाना, और एक अलर्ट होता है ना, उससे भी डी का मतलब होता है अपोजिट। ठीक है, इसके माध्यम से ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए ठोस कदम की मांग करना। ठीक है, उसके अलावा अगर इसके बारे में पढ़े, परमाणु निरस्त्रीकरण, किसी को बिना परमाणु के मतलब कर देना, परमाणु बॉम्ब के, तो इसमें परमाणु निरस्त्रीकरण परमाणु हथियारों को कम करना या फिर समाप्त करना, जिसे हम डी न्यूक्लियराइजेशन ये भी बोलते हैं। ठीक है, यह परमाणु हथियार मुक्त विश्व, न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड, NWFW, इसकी अंतिम स्थिति भी हो सकती है। ठीक है, इसमें परमाणु हथियार पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे। पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण की ओर अग्रसर करने वाली प्रक्रिया को हम डी न्यूक्लियराइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में दिया गया जैसे कि 1945 में क्या हुआ था, जो अमेरिका है उसने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम डाल दिया था, है ना, परमाणु बम गिराए गए थे। इससे परमाणु हथियारों के विनाशकारी प्रभावों ने विश्व को हथियार नियंत्रण और उसके निरस्त्रीकरण उपायों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया, ताकि परमाणु हथियारों के उपयोग के खतरे को कम किया जा सके। तो इसके अंतर्गत जो यूएन है, उन्होंने 1946 में जो यूएन जनरल असेंबली थी, महासभा थी, उसमें अपनाए गए इस प्रथम संकल्प में परमाणु हथियारों को समाप्त करने की मांग की थी, है ना। हालांकि आज के टाइम में ऐसा पॉसिबल मुश्किल ही है। ठीक है, इस संकल्प को अपनाए जाने के बाद परमाणु ऊर्जा इत्यादि की खोज से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए एक आयोग की भी स्थापना की गई। ठीक है, और इस आयोग में राष्ट्रीय आयुध में से परमाणु हथियारों व सामूहिक विनाश के अन्य प्रमुख हथियारों के उन्मूलन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, अन्य जैसे कि अब कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा कि जो नॉर्थ कोरिया उसने हाइड्रोजन बॉम्ब तैयार कर लिया, है ना, जो कि परमाणु हथियार जितना ही पावरफुल बताया जा रहा था। तो इस टाइप के जो भी सामूहिक विनाश के जो हथियार होंगे उसका उन्मूलन किया जाएगा। ठीक है, इसमें अगर वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण में भारत की भूमिका को देखें हम, तो भारत बहुपक्षीय परमाणु निरस्त्रीकरण और अप्रसार प्रयासों का सदैव प्रबल समर्थक रहा है शुरू से ही। कई अवसरों पर भारत ने जो है सार्वभौमिक, पूर्ण, गैर भेदभावपूर्ण निरस्त्रीकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रेरक बल बनने की भूमिका निभाने के अवसर का सदुपयोग भी किया है। ठीक है, जैसे कि 1965 में जो 18 राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण समिति थी, उसके जो गुट निरपेक्ष सदस्य थे, उसमें भारत उनमें से एक था, जिसने निरस्त्रीकरण और अप्रसार को पृथक कर देने जाने का पक्ष समर्थन किया था। उसके अलावा जो परमाणु हथियार अप्रसार संधि है, NPT, ठीक है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसका जो है, इस पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए। ठीक है, इसका विरोध किया, क्योंकि उसका ये कहना था जो पहले से जो देश हैं उन पर जो परमाणु हथियार है, वो पहले इसको, जिनके पास ज़्यादा मात्रा में, वो इसको पहले अपनाएं, फिर उसके बाद भारत जो है इस पर साइन करेगा। ठीक है, तो भारत ने इस संधि को भेदभावपूर्ण मानता है। ज्ञातव्य है कि यह संधि विश्व को परमाणु क्षमता संपन्न समूह और परमाणु क्षमता से वंचित समूह इसमें विभाजित कर देगा, है ना। जो इस पर साइन कर देगा उस पर परमाणु हथियार रहेंगे नहीं, तो वो वंचित समूह में आ जाएगा, और जिस पे रहेंगे वो संपन्न समूह में आ जाएगा, है ना। तो इससे पावर का और डिवीज़न बढ़ जाएगा। ठीक है, भारत ने जो है जो वर्ष 1988 था, उसमें निरस्त्रीकरण पर जो संयुक्त राष्ट्र जो यूएन जनरल असेंबली थी, उसमें एक विशेष सत्र के समक्ष पूर्ण और सार्वभौमिक परमाणु निरस्त्रीकरण पर एक व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, राजीव गांधी कार्य योजना। ठीक है,
भारत ने व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि जो CTBT थी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, उस पर भी हस्ताक्षर नहीं किए। इसका कारण यह है कि यह संधि परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों द्वारा निर्धारित समय के भीतर परमाणु हथियारों को समाप्त करने संबंधी प्रतिबद्धता को सम्मिलित करने में विफल हुई है। मतलब जो उसमें मेंबर थे वो अपने हथियारों को समाप्त नहीं कर पाए, ठीक है। इसकी वजह से भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। ज्ञातव्य है कि मई 1998 में से ही स्वैच्छिक परमाणु परीक्षण स्थगन इसका पालन करता आ रहा है, ठीक है। मतलब जो परमाणु परीक्षण है उसका स्थगन कर देना, इसका 1998 में पोखरण टेस्ट हुआ था। उसके बाद से जो भारत है उसने कभी भी इस पर जो है आगे नहीं बढ़ा अपने आप को, ठीक है, कहीं पर भी मतलब टेस्ट नहीं किया। अगर 2003 में देखें तो अपने परमाणु सिद्धांत के माध्यम से भारत ने वैश्विक सत्यापन योग्य और गैर भेदभावपूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के द्वारा परमाणु हथियार मुक्त विश्व इस लक्ष्य हेतु अपनी निरंतर प्रतिबद्धता पर बल दिया है। भारत ने हाल ही में परमाणु हथियार निषेध संधि जो TPNW है, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन मतलब निषेध, किसी को रोकना, ऑफ न्यूक्लियर वेपन, इसके जो प्रवर्तन होता है किसी को फोर्सफुली मतलब साइन करवाना, मतलब कुछ काम करवाना, एनफोर्स करना, ठीक है, इसका भी विरोध किया था, ठीक है। जो हमारी TPNW था इसका भी विरोध किया था। इस संधि के विषय में भारत का यह मानना था कि यह निरस्त्रीकरण हेतु व्यापक साधन नहीं है, क्योंकि यह परमाणु शस्त्रीकरण का जो सत्यापन है उसकी उपेक्षा करती है। इसके अलावा भारत का मत यह है कि जो जिनेवा आधारित निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन है, ठीक है, जो कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट CD, अब इसके बारे में देखेंगे क्या है ये एकल बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण वार्ता मंच है, ठीक है। भारत एक गैर भेदभावपूर्ण सार्वभौमिक और सत्यापन योग्य विखंडनीय पदार्थ कटौती संधि FMCT मतलब फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी, मतलब उसमें मटेरियल में कमी करना, ठीक है, इसका समर्थन करता रहा है, ठीक है। मटेरियल को कम करने पे समर्थन वो करता रहा है, पर जहाँ पे भी ऐसा है कि आप ख़त्म कर दीजिए अपने न्यूक्लियर जो पावर है उसको, वहाँ पे भारत ने इसका समर्थन नहीं किया है। जिस पर जो CD है उसमें चर्चा की जा रही है, ठीक है। FMCT क्या है? एक प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह परमाणु हथियारों को दो मुख्य घटकों यथा अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम जो होता है और जो प्लूटोनियम होता है इसके उत्पादन को प्रतिबंधित करेगा। उसके अलावा CD के बारे में देखें, कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, तो इसका गठन जो है 1979 में जो UN जनरल असेंबली है उसके निरस्त्रीकरण के प्रति समर्पित प्रथम विशेष सत्र 1978 में जो हुआ था उसके दौरान सदस्य देशों के मध्य सहमति होने पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण वार्ता मंच के रूप में इसका किया गया था। 1996 में जो CTBT थी उसकी वार्ता के समापन के उपरांत से निरस्त्रीकरण पर जो सम्मेलन हुआ उस पर गतिरोध बना हुआ है, ठीक है। यह सम्मेलन अपनाए जाने वाले कार्यक्रम पर सर्वसम्मति प्राप्त करने और इस प्रकार के जो विधिवत प्रस्तावित मूल विचार विमर्श है उस पर पहुंचने में जो है कोई भी सक्षम नहीं हुआ है। इसके बाद अगर देखें हम चुनौतियां भारत के सामने जो है परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत के दृष्टिकोण के समक्ष चुनौतियां क्या है। सबसे पहले तो है जो मॉडर्नाइजेशन, मतलब जो आधुनिकीकरण हो रहा है, जैसे मैंने बताया ना जो हाइड्रोजन बॉम्ब डेवलप किया है, तो उस टाइप के जो है सब अब देश अपने देशों में डेवलप कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, जो कि भारत इस दिशा में आगे नहीं बढ़ा रहा है अपने आप को, ठीक है। हालांकि समय के साथ परमाणु हथियारों की संख्या में गिरावट जारी है, परंतु सभी परमाणु राष्ट्र या तो नव हथियार प्रणालियों को विकसित कर रहे हैं या तैनात कर रहे हैं या उन्होंने ऐसा करने के लिए अपने आशय की घोषणा की। जैसे कि हम USA का देखें, अमेरिका का, उसने एक लघु परमाणु हथियार विकसित किया है। यह क्या करेगा, जैसे यूरेनियम होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में तबाही करता है, तो ये क्या करेगा इसकी शक्ति को संकुचित कर देगा, मतलब छोटे एरिया पे किसी लड़ाई हो रही है कुछ भी हो रहा है तो उस पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं, तो उसका सामरिक अनुप्रयोग करना संभव करेगा, ठीक है। उसके अलावा चीन और अगर रूस की बात करें, रशिया की, तो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल इसको विकसित कर रहे हैं। यह रूस संभवतः क्या कर रहा है, जो एक परमाणु शस्त्र होता है ना उसको जो उसके वो होंगे पानी में जो चलने वाले नाव वो होते हैं जो पानी के अंदर चलते हैं, ठीक है, उस पर मतलब इसको वो कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है उसके साथ, ठीक है, ताकि ये परमाणु शक्ति चलित जल के भीतर गति करने वाला वाहन विकसित कर रहा है, ठीक है, अंडर वाटर भी जाकर किसी को उड़ा सके ये, ठीक है, मार सके। उसके अलावा परमाणु शक्तियों के मध्य आम सहमति का अभाव है, ठीक है। आम सहमति का अभाव कैसे है, जैसे कि जो अमेरिका ने 1987 में जो INF थी, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज, इस संधि स्वयं को पृथक कर लिया। बाद में जो है रूस ने भी औपचारिक रूप से इसके अंतर्गत अपने दायित्वों को निलंबित कर दिया, ठीक है। और रशिया और अमेरिका इसके मध्य सामरिक आक्रामक शस्त्र कटौती और जो परिसंपन्न संधि थी, ठीक है, न्यू स्टार्ट था जो उसको फरवरी 2021 में होना था, पर उसको अनिश्चितता विद्यमान मतलब अनिश्चित काल के लिए उसे अभी टाल दिया गया, ठीक है। 2019 के दौरान उत्तर कोरिया और जो जो नॉर्थ कोरिया है और जो अमेरिका है
इसके मध्य डीन्यूक्लियराइजेशन पर जारी चर्चाओं में अवरोध उत्पन्न हो गया। ठीक है, इसके अतिरिक्त वर्ष 2019 के अंत तक जो ईरान परमाणु समझौता था, ठीक है, उसमें भी काफ़ी हद तक गैर कार्यात्मक हो गया है। ठीक है, जो 2015 की संयुक्त व्यापक कार्य योजना थी। भारत के प्रति अगर वैश्विक धारणा देखें तो भारत की जो वैश्विक धारणा है वो है पहले प्रयोग नहीं, मतलब क्रेडिबल मिनिमम डिफरेंस, मतलब वो इसका पहले प्रयोग नहीं करेगा, उसका ये कहना है। ठीक है, परमाणु हथियारों से लैस देश के रूप में भारत विश्वसनीय न्यूनतम परमाणु निवारण को सिद्धांत को मानता है, जो कि पहले प्रयोग का दृष्टिकोण पर आधारित है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय समूह पर समय समय पर भारत की इस विचारधारा में विसंगति देखता है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान के साथ अगर कभी चर्चा मतलब ये वो होता है, बातों से लड़ाई वगैरह होती है, तो जो इमरान खान है उन्होंने भी कहा कि हम एक परमाणु संपन्न देश है, और जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये इंगित करते हैं, मतलब कि हमारा भी परमाणु संपन्न देश है। ठीक है, तो इसके साथ ही परमाणु निरस्त्रीकरण को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने की इसकी क्षमता में भी असंगति को इंगित किया है, भले ही यह सक्रिय रूप से अपनी परमाणु क्षमता नहीं बढ़ा रहा हो। ठीक है, उसके अलावा क्या है, जो भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे कि पाकिस्तान वगैरह है, तो इनके साथ भी विवाद चलता रहता है। भारत की रक्षा नीतियों में क्षेत्रीय घटनाक्रम हो, जैसे कि पाकिस्तान द्वारा सामरिक परमाणु हथियारों का विकास किया जाना, चीन के साथ निकट संबंध, इसके कारण जो उभरते हुए विचार है, हालांकि परमाणु हथियार जो मुक्त विश्व है उसके लिए भारत के प्रयास को हानि पहुंचाने वाले हैं, परंतु क्षेत्रीय स्थिरता के संबंध में इसको हम उपेक्षा नहीं कर सकते इसकी। ठीक है, उसके अलावा कुछ जो ट्रीटी हैं जो परमाणु निरस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण और अप्रसार के लिए प्रमुख संधियाँ हैं। ठीक है, जैसे कि पीटीबीटी जो आंशिक परीक्षण निषेध संधि है 1963 में। ठीक है, सबसे पहली इनमें यही है। पार्शियल टेस्ट बैन, इसके अंतर्गत मतलब जो हम जो परमाणु का जो परीक्षण करते हैं ना, वो वायुमंडल में, मतलब ये नहीं हवा में, बाह्य अंतरिक्ष में कहीं नहीं कर सकते, ना जल के अंदर कर सकते, या किसी राज्य के राज्य क्षेत्र है उसमें जो है किसी ऐसे भूखंड में परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध आरोपित करता है, जिसके कारण राष्ट्र के राज्य क्षेत्र में के बाहर जो है रेडियो एक्टिव जो वो होती है ना वेव, जो रेडियो धर्मिता होती है, ठीक है, जो उससे वेव निकलती हैं, ठीक है, वो उसका प्रभाव पड़ता हो। ठीक है, सेकंड क्या है, जो परमाणु हथियार अप्रसार संधि है, ठीक है, एनपीटी 1970, यह परमाणु हथियार जो संपन्न राष्ट्र है उनके द्वारा निरस्त्रीकरण के लक्ष्य हेतु बहुपक्षीय संधि के रूप में एकमात्र बाध्यकारी प्रतिबद्धता है। ठीक है, जिस पर भारत ने अभी तक साइन नहीं किए। इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों और उसकी तकनीक के प्रसार को रोकना है, परमाणु हथियारों के शांतिपूर्ण उपयोग हेतु सहयोग को बढ़ावा देना तथा परमाणु निरस्त्रीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होना है। उसके अलावा सीटीबीटी, इस पर भी भारत ने साइन नहीं किए, जो व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि है। ठीक है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो सभी परिवेश में सभी प्रकार के परमाणु विस्फोटों पर रोक लगाते हैं। 1996 में हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया गया था, परंतु यह अभी तक लागू नहीं हुई है। ठीक है, उसके अलावा परमाणु हथियार निषेध संधि TPNW, यह परमाणु हथियारों को प्रतिबंधित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन है। यह उनके संपूर्ण उन्मूलन को लक्षित करती है। ठीक है, मतलब बिल्कुल प्रतिबंध करती है। इसमें किसी भी परमाणु हथियार गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंधों का व्यापक समुच्चय सम्मिलित है। इन प्रतिबंधों में परमाणु हथियार को विकसित करना, पर उनका परीक्षण करना, उसका उत्पादन करना, अधिग्रहण करना, अधिकार में रखना, भंडारण करना, उपयोग करना या उपयोग करने की धमकी देना, इस टाइप के जो क्रियाकलाप हैं वो प्रतिबंधित हैं। हाल ही में अक्टूबर 2020 में ये लागू हुई है। ठीक है, इसी साल, मतलब जो पिछला साल था चला गया, ठीक है, उसके अक्टूबर में। अन्य अनुबंध या समूह हैं जो विखंडनीय पदार्थ, परमाणु हथियारों और उनके प्रमोचन यानों के लिए प्रसार को रोकने का प्रयास करते हैं। उनके शामिल है परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, बैलिस्टिक मिसाइल प्रसार के विरुद्ध हेग आचार संहिता और वासेनार व्यवस्था। ये कुछ और ट्रीटी हैं। उसके अलावा अगर निष्कर्ष देखें तो अप्रसार और वैश्विक निरस्त्रीकरण चर्चाओं को अधिकाधिक संवाद की दिशा में अग्रसर करने के लिए स्थायी महत्व के परिवर्तन की आवश्यकता है, परंतु परमाणु शक्तियों की ओर से ये ठोस अनुक्रिया की कमी ने गतिरोध की स्थिति उत्पन्न कर दी है। यह स्थिति भारत को परमाणु और अप्रसार और निरस्त्रीकरण वार्ता की यथार्थता को स्पष्ट करने पर अवसर प्रदान करती है। ज्ञातव्य है कि यह अवसर क्षेत्रीय और वैश्विक परमाणु संदर्भ में जिम्मेदार हितधारक के रूप में भारत की विश्वसनीयता को मजबूत कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगला क्या है 2.8, जो भारत का असैन्य परमाणु
तो इसके अंतर्गत क्या हुआ है, जो भारत और अमेरिका है उसने परमाणु ऊर्जा पर सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन को एक मतलब 10 सालों के लिए फिर से बढ़ा दिया, 1 दशक के लिए। ठीक है, अगर इसकी पृष्ठभूमि देखें तो इसका उद्देश्य क्या था, जो दोनों के बीच में असैन्य परमाणु समझौता हो रहा था, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए पारस्परिक रूप से लाभप्रद जो आर्थिक है, वैज्ञानिक है और तकनीकी सहयोग, इसको डेवलप करना, विकसित करना। ठीक है, भारत के साथ ऐसे 14 देश हैं जिनके साथ ये समझौता हो चुका है। ठीक है, ये सारे देश हैं, देख लेना। अगर इसका कोई निमोनिक्स मिलता है गूगल पे तो आप कमेंट बॉक्स में जो है टाइप कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको जैसे एग्ज़ाम देते टाइम कई बार हो जाता है कि हमने टाइप करा था तो हमारे याद रहता है, या कहीं कॉपी में लिखा था, इस टाइप से अलग अलग जगह 1-2 जगह लिख देंगे तो आपके वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा परमाणु अप्रसार के क्षेत्र में भारत का असाधारण रूप से विशुद्ध इतिहास इन समझौतों को आगे बढ़ाने के लिए दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, तो विशुद्ध इतिहास क्या है, जैसे कि भारत ने 1998 में जो पोखरण परीक्षण के द्वितीय चरण के उपरांत परमाणु परीक्षण पर स्वस्थगन का पालन किया, मतलब खुद ही परीक्षण करने के बाद खुद ही स्थगित कर दिया कि हम जो है इसको आगे डेवलप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके साथ ही जो परमाणु अप्रसार हथियार अप्रसार संधि है, जो एनपीटी है, उसके सिद्धांतों के अनुपालन के संदर्भ में भारत का प्रदर्शन इसके कुछ हस्ताक्षरकर्ताओं से भी बेहतर रहा है। ठीक है, आगे देख, अगर बात करें तो जो विभिन्न देश हैं उनके साथ जो भारत है उसका परमाणु सहयोग, तो सबसे पहले यूएसए के साथ जो भारत का परमाणु सहयोग है, इनके बीच क्या हुआ था, 123 समझौतों पर 2008 में अमेरिका और भारत ने हस्ताक्षर किए थे। जिसके अंतर्गत क्या हुआ था, जो भारत है उसने क्या कहा था कि अपने जो असैन्य और सैन्य परमाणु जो गतिविधियाँ उसको पृथक करने और असैन्य भाग को जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA उसको निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराने पर सहमति प्रदान की थी। मतलब आइए और आप इसका निरीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, कि हम इसमें कुछ भी ऐसी डेवलपमेंट नहीं करें जिससे जो है जो सिविल लायबिलिटी है उसकी हानि हो। ठीक है, तो इसके लिए जो है इसके प्रतिफल में अमेरिका ने भारत को क्या दिया, जो पूर्ण परमाणु व्यापार उसको पुनः आरंभ करने हेतु स्वीकृति प्रदान की। मतलब जो रिएक्टरों की बिक्री, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, यूरेनियम बिक्री, इस टाइप के जो भी अधिकार थे वो उसको पुनः आरंभ कर दिए। दोनों देशों द्वारा जो वैश्विक नाभिकीय ऊर्जा साझेदारी केंद्र है GCNEP, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे अगले पेज पे, क्या है ये। इसकी विभिन्न इकाइयों के अंतर्गत परमाणु सुरक्षा और जो संरक्षा है उसकी, और परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसमें अनुसंधान व विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई पहलों पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता प्रकट की। ठीक है, इस पेज पे काफ़ी सारा डाटा है जो कि आपको डायरेक्टली याद ही रखना होगा, मतलब प्रीलिम्स हो या मेंस हो, आपको डायरेक्ट डाटा याद होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी ज़्यादा समझने वाला नहीं है इस पर। उसके अलावा जैसे कि जो असैन्य दायित्व है, सिविल लायबिलिटी है, उसका मुद्दा, मतलब जैसे कि आप कोई अभी पिछले साल ही तमिलनाडु में एक त्रासदी हुई थी ना गैस लीक होने से, जैसे भोपाल गैस त्रासदी थी 1984 की, है ना। तो इस टाइप के जो भी काम होते हैं उसको उसको बताया गया इसमें। ठीक है, सिविल लायबिलिटी क्या होती है। तो भारत अमेरिका में जो 123 समझौते हुए उसमें एक प्रमुख चुनौती बन गई थी सिविल लायबिलिटी। ठीक है, इसका कारण यह था कि जो परमाणु असैन्य दायित्व अभिसमों में उपाय हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थापित मानदंड थे ये उनके विरुद्ध था। इसके तहत क्या है, जो केवल जो संचालक है ना, जो मान लीजिए जहाँ से जैसे गैस त्रासदी हुई है ना, तो जो उसका मालिक था, संचालकों पर ही उत्तरदायित्व आरोपित किया गया। हालांकि 2015 में दोनों पक्षों द्वारा एक समझौता मार्ग को अपना लिया गया। साथ ही भारत ने देश में रिएक्टरों का निर्माण जो करने वाली कंपनियां उनकी सुरक्षा के लिए भी एक बीमा पूल बनाया गया। ठीक है, ताकि उनको भी सुरक्षा दी जा सके। तो इस पर सहमति प्रदान की गई थी। हालांकि इसके बावजूद इस समझौते के भाग के रूप में परमाणु ऊर्जा के मामले में कुछ विशेष उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई। ठीक है, और इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद भारत द्वारा पिछले 1 दशक में अमेरिका से एक भी रिएक्टर नहीं खरीदा गया। ठीक है, उसके अलावा इंडिया फ्रांस की बात करें तो 2008 में परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह द्वारा दी गई पूर्ण छूट के उपरांत जो फ्रांस और भारत के साथ असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम देश था ये। ठीक है, इसने क्या किया था, जो फ्रांस द्वारा प्रत्येक 1650 मेगावाट के 6 यूरोपीय दाबित रिएक्टर, ठीक है, यूरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर, इनके निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। साथ ही जो 9900 मेगावाट की जैतपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना है उसको अतिशीघ्र पूर्ण किया जाना था। ठीक है, इस समझौते ने फ्रांस और अमेरिका दोनों की सहायता से भारत को जो है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर ITER में एक साझेदार देश के रूप में शामिल होने का अवसर प्रदान किया जाए। ITER है क्या, यह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संलयन अनुसंधान है और इंजीनियरिंग संबंधी एक बड़ी परियोजना है। भारत और फ्रांस के मध्य जारी परमाणु सहयोग ने दोनों पक्षों के मध्य रणनीतिक
सहयोग की संभावनाओं को अधिक व्यापक और सुदृढ़ बना दिया। उसके बाद भारत और रशिया की बात करें तो 1988 में जो है 2 दाबित हल्के वाले रिएक्टर जो थे उससे बने परमाणु विद्युत घर के निर्माण के लिए जो यूएस है सॉरी सोवियत संघ है उसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। हालांकि 90 के दशक के दौरान रूस जो है भारत के लिए परमाणु ईंधन का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बना रहा। ज्ञातव्य है कि यह वह दौर था जब वैश्विक परमाणु व्यवस्था के साथ भारत की संलग्नता की प्रगति सीमित थी, मतलब वो किसी से खरीद नहीं सकता था। ठीक है, 2008 में दोनों देशों द्वारा कुडनकुलम में 4 अतिरिक्त इकाइयों के निर्माण और नए स्थलों को विकसित करने के लिए उद्देश्य से एक समझौते की स्वीकृति प्रदान की गई। इस दीर्घकालिक संबंध को मान्यता प्रदान करते हुए जो भारत रूस रणनीतिक साझेदारी थी उसको 2010 में विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर तक इसे बढ़ा दिया गया। ठीक है, परमाणु सहयोग के भीतर इस साझेदारी का न केवल ऊर्जा क्षेत्र में बल्कि नाभिकीय चिकित्सा प्रसंस्कृत जो प्रोसेस्ड फूड होता है ना, प्रसंस्कृत खाद्य जैसे अन्य क्षेत्रों में भी विविधीकरण किया गया। उसके अलावा भारत और जापान की बात करें तो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के सहयोग में के लिए भारत जापान समझौते पर 2016 में हस्ताक्षर हुए और 2017 में उसे लागू किया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो भारत है उसका जो एनएसजी के समक्ष, मतलब एनएसजी क्या है, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, उसके समक्ष व्यक्त जो परमाणु परीक्षण है उसको ना करने की अपनी जो प्रतिबद्धता का उल्लंघन है अगर करता है, मतलब वो अगर उसका टेस्ट करेगा तो निष्प्रभावी खंड है जो उसके अंतर्गत जापान भारत के साथ सहयोग को जो है निलंबित भी कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो भारत के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि भी है क्योंकि यह इस समझौते के परिणाम स्वरूप भारत जापान के जो मध्य असैन्य परमाणु सहयोग है उसको समझौता संपन्न करने वाला प्रथम गैर एनपीटी जो परमाणु हथियार अप्रसार संधि है ना, एनपीटी उसका गैर एनपीटी हस्ताक्षरकर्ता देश बन गया। इस प्रकार इस समझौते के परिणाम स्वरूप परमाणु हथियार युक्त देश के रूप में भारत की विधिक मान्यता को बढ़ावा मिलता है। अन्य अगर देशों की बात करेंगे तो भारत और मंगोलिया जो रशिया और चाइना के बीच में है उसके मध्य जो है यूरेनियम की आपूर्ति के लिए 2009 में एक महत्वपूर्ण असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके परिणाम स्वरूप यह भारत के साथ असैन्य परमाणु समझौते को संपन्न करने वाला विश्व का 5वां देश बन गया। ठीक है, 4 हमने अभी पढ़े हैं। उसके अलावा भारत और कनाडा उसके मध्य 2010 में असैन्य परमाणु सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके तहत अनेक कदम उठाए गए जो कनाडा के परमाणु उद्योग को भारत के बढ़ते परमाणु बाजार तक पहुंच प्रदान करने में मदद करेंगे। साथ ही भारत के रिएक्टरों के लिए ईंधन आपूर्ति को भी सुनिश्चित करेगा। ज्ञातव्य है कि कनाडा विश्व के सबसे अधिक यूरेनियम निर्यातकों में से एक है। ठीक है, एक है ये, इस पर ध्यान देना, ये मतलब सबसे बड़ा निर्यातक नहीं है, सबसे उनमें से एक है। ठीक है, 2014 में भारत और ऑस्ट्रेलिया द्वारा भी असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता भारत को यूरेनियम निर्यात की अनुमति प्रदान करेगा ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया विश्व का तीसरा सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक है। यह समझौता भारत में शांतिपूर्ण असैन्य उपयोग के लिए विद्युत उत्पादन हेतु यूरेनियम की आपूर्ति की अनुमति प्रदान करता है। उसके अलावा भारत कजाकिस्तान और दक्षिण कोरिया, ठीक है, जो नॉर्थ कोरिया है, जो कजाकिस्तान है उसके साथ भी परमाणु ईंधन की आपूर्ति हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। और जो दक्षिण कोरिया है, नॉर्थ नहीं, साउथ कोरिया, जो मतलब शरीफ वाला कह सकते हैं आप, है ना, जो नॉर्थ है वो उसकी पॉलिसी अलग है हर चीज़ में। तो साउथ कोरिया है जो उसके मध्य भी भारत में परमाणु रिएक्टरों के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा भारत के लिए इन समझौतों का महत्व क्या है? अपनी बढ़ती ऊर्जा मांग को पूर्ण करने हेतु अपरिहार्य है, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उसकी ऊर्जा की मांग क्या है, वो बढ़ती जाएगी, है ना, और हमारे पास नवीकरणीय स्रोत इतने हैं नहीं। ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा को भारत की एनर्जी बास्केट में एक महत्वपूर्ण और स्वच्छ विकल्प के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही ये समझौते को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा ढांचे के भीतर लाभ प्रदान कर सकता है। तकनीकी क्षमताओं के विकास में आवश्यक है, जैसे कि भारत में अगर देखा जाए तो यहाँ पे थोरियम का सबसे बड़ा भंडार भारत में मौजूद है। ठीक है, परंतु अभी तक इसको जो है तकनीकी क्षमता की वजह से विकास नहीं किया जा सका है इसका। विभिन्न देशों के साथ किए गए समझौतों में पारस्परिक सहयोग और प्रतिस्पर्धी दर पर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण को बढ़ावा मिलेगा। ये समझौते उत्तरदायी परमाणु शक्ति के रूप में भारत के दर्जे को विश्वसनीयता प्रदान करने में अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। जो बदलती हमारी
जो बदलती भारत की वैश्विक व्यवस्था है उसमें भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को बनाए रखने में सहयोग करेगा। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भारत की गहन भागीदारी भू राजनीतिक क्षेत्र में इसके उदय को आंशिक रूप से प्रोत्साहित करती है। साथ ही इस भागीदारी ने वैश्विक आसान्य परमाणु ढांचे में इसकी उपस्थिति को बनाए रखने में सहायता प्रदान की है। ठीक है, उसके अलावा जो हमने पीछे देखा था GCNEP वैश्विक नाभिकीय ऊर्जा साझेदारी केंद्र, ये हरियाणा के झज्जर जिले के जसोरी खेड़ी गांव में विश्व का प्रथम परमाणु ऊर्जा साझेदारी केंद्र है। ठीक है, ये याद रखना, GCNEP ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप, ये विश्व का परमाणु ऊर्जा साझेदारी केंद्र है। ठीक है, जो आपस में जो शेयर करते हैं। ठीक है, यह केंद्र विभिन्न मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की चर्चा परिचर्चा की सुविधा प्रदान करता है। इसमें परमाणु रिएक्टर और परमाणु ईंधनों चरण में जो इनोवेशन होता है, नवाचार, प्रसार प्रतिरोधी रिएक्टरों का विकास करना, सुरक्षा प्रौद्योगिकी किया और विकिरण जोखिम इस पर प्रभाव पर सम्मिलित है। ठीक है, तो इसके 5 इकाइयाँ हैं, इनके नाम देख लीजिएगा। वैसे तो नहीं आएंगी पर प्रीलिम्स में अगर इनडायरेक्टली आ जाए तो कह नहीं सकते, इसलिए इसके नाम एक बार देख लीजिएगा। उसके अलावा अगर भारत के सामने चुनौतियाँ देखें इसके मामले में, तो जो परमाणु हथियार अप्रसार संधियाँ NPT उसके गैर हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत की स्थिति। ठीक है, इसकी वजह से यह एक बाधा बनी हुई है जो वैश्विक समुदाय के साथ असैन्य परमाणु सहयोग की पूर्ण संभावनाओं को साकार करने की भारतीय क्षमता को सीमित करती है। ठीक है, असैन्य दायित्व का मुद्दा। ठीक है, जैसे कि जो सिविल लायबिलिटी हमने पीछे देखा था ना, तो 1984 में जैसे भोपाल गैस त्रासदी के उपरांत भारत द्वारा 2010 में जो है परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम, ठीक है, द सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, इस जो एक्ट को पारित किया गया। इसमें पीड़ितों को शीघ्र क्षतिपूर्ति का भुगतान, आपूर्तिकर्ताओं पर सहायता संबंधी दायित्वों के प्रावधान और अन्य कानूनों के अंतर्गत संभावित असीमित दायित्व के लिए तंत्र को स्थापित करने का प्रयास किया गया। भारत के लिए विशेषकर असैन्य परमाणु व्यापार की दिशा में दायित्व का मुद्दा अन्य देशों के साथ इसके भावी संबंधों के संदर्भ में चुनौती बना हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। इसके अलावा देखिए क्या चुनौतियाँ है भारत के सामने। जो घरेलू मोर्चे हैं उन पर विरोध, ये विरोध कई चिंताओं का परिणाम है। जैसे कि आपको अगर कहीं पर न्यूक्लियर पावर लगाना है तो क्या करना होगा, संयंत्रों के लिए जल प्रवाह को परिवर्तित करना होगा, है ना। उसके अलावा पर्यावरणीय निम्नीकरण, ठीक है, जहाँ पे भी आप लगाएंगे, भूमि को अधिग्रहण, भूमि जो है चाहिए उसके लिए हमें। साथ ही जो पुनर्वास का मुद्दा है, मतलब वहाँ से लोगों को आप हटाएंगे तो उनको क्या करेंगे, पुनर्वास करेंगे, जिससे परियोजनाओं में विलम्ब होता है। इससे परियोजना कार्यान्वयन की लागत जो है, पैसा भी बढ़ेगा अगर इससे विलम्ब होगा तो, है ना। उदाहरण के लिए 1990 में तमिलनाडु में कुडनकुलम परियोजना की घोषणा के तुरंत बाद में कन्याकुमारी जिले में पेचीपरई बांध से रिएक्टर के लिए जल प्रवाह को परिवर्तित करने के विरुद्ध आसपास के जो निवासी थे उन्होंने एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। ठीक है, इसमें आगे की राह क्या है कि जो परमाणु ऊर्जा है उसके उपयोग के लिए सुरक्षित क्रियाविधियों और उसके निरंतर विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ठीक है, ये इसकी आगे की राय हो जाएगी। उसके अलावा भारत को द्विपक्षीय संबंधों और बहुपक्षीय वार्ता के माध्यम से वैश्विक तंत्रों की स्थापना और सुधार की दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, ताकि जो असैन्य परमाणु उद्योग है उसमें संलग्न राज्यों को सख्त दिशा जो गाइडलाइंस होती है, सख्त और विनियम जो रेगुलेशन होता है उसके द्वारा निर्देशित किया जा सके। भारत को सार्वजनिक पहुंच संबंधी प्रयासों को भी बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, ये प्रयास न केवल घरेलू संदर्भ में चिंताओं को बल्कि परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों की चिंताओं का निवारण करने में भी सहायता करेंगे। घरेलू स्तर पर अगर हम देखें तो पर्यावरण पर जो प्रभाव हो रहा है, जल संतुलन, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों से संबंधित जो प्रारंभिक अध्ययनों के माध्यम से योजना के स्तर पर तथा साथ ही पुनर्वास जो करवा रहे हैं और पुनर्स्थापन, इसके मुद्दे पर जन भागीदारी का समावेश किया जाना चाहिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दायित्व ढांचे के अनुप्रयोग, इससे कई आपूर्तियों पक्षों की चिंताओं का समाधान किया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि जो आपूर्तिकर्ता होता है उसमें जो भारतीय घरेलू दायित्व है उसके कानून द्वारा हतोत्साहित कर सकते हैं उसे। ठीक है, उसके अलावा अगला टॉपिक क्या है, अफगानिस्तान में जो अफगानिस्तान है उसमें भारत की विकास पहले। ठीक है, तो हाल ही में भारत ने क्या किया, अफगानिस्तान में $8 करोड़ की 100 परियोजनाओं की घोषणा की है। ठीक है, अफगानिस्तान में भारत की जो विकास परियोजना है वो लगभग 2 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश हेतु प्रतिबद्धता प्रकट करती है। ठीक है, जो स्वास्थ्य क्षेत्र है, शिक्षा है, अवसंरचना, सामाजिक कल्याण है, राजनीतिक, राजनयिकों तथा पुलिस। ठीक है जी, इन्फोग्राफिक्स में दे रखा है पूरा डाटा कि कहाँ कहाँ पे कितना कितना पैसा लगाया हुआ है।
ठीक है। इसके प्रशिक्षण आदि जैसे विविध क्षेत्रों में भारत द्वारा व्यापक निवेश किया गया है। ठीक है। भारत अफगानिस्तान का 5वां सबसे बड़ा और क्षेत्रीय स्तर पर सबसे बड़ा दानदाता देश रहा है। भारत द्वारा अपने क्षेत्रीय प्रसार और भौगोलिक पहुंच को बढ़ाने के लिए अपेक्षाकृत सुव्यवस्थित क्षेत्र में अत्यधिक स्पष्ट वृहद परियोजनाओं और अपेक्षाकृत सुदूर व असुरक्षित क्षेत्रों में निम्न रूप से स्पष्ट लघु विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। ठीक है। अब देखिए ये है यहाँ पे 5 पिलर अफगानिस्तान प्लान। ठीक है। इसकी एक एक या दो दो लाइन आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, 218 किलोमीटर का जो रोड बनाया जा रहा है वो जारांज से दालाराम तक। ठीक है। ताकि जो इंडिया का सामान जो जाएगा वो ईरान बॉर्डर तक ईजिली पहुंच सके। ठीक है। 220 किलोवाट डीसी जो डायरेक्ट करंट होता है उसकी ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम पुले खुमारी टू काबुल। ठीक है। एंड ए 220, 110 और 20 किलोवाट का सबस्टेशन एट चिमताला। उसके अलावा इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम जो बनाया जा रहा है, सलमा डैम, न्यू अफगानिस्तान पार्लियामेंट। ठीक है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद ह्यूमन असिस्टेंट क्या है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, सप्लाई ऑफ 1.1 मिलियन एमटी ऑफ वीट ऑफ अफगानिस्तान। इतने मिलियन का जो है गेहूँ दिया जा रहा है अफगानिस्तान को। ठीक है। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, ए 400 बेड हॉस्पिटल दैट केटर्स टू वेल बीइंग ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री। ठीक है। देख लीजिएगा कैपेसिटी बिल्डिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी। ठीक है। कनेक्टिविटी में हमारा चाबहार पोर्ट डेवलपमेंट है और डायरेक्ट एयर फ्राइट कॉरिडोर बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान इस्टेब्लिश इन 2017। ठीक है। उसको जो है कनेक्टिविटी उस पर बढ़ाई जा रही है। तो इसके अंतर्गत जो है भारत द्वारा अपने क्षेत्रीय, ये हमने पढ़ लिया था यहाँ से, स्पष्ट परियोजना जो प्रोजेक्ट विजिबिलिटी होता है, इससे अभिप्राय है कि जो किसी परियोजना का प्रदर्शन, संसाधन आवंटन, संभावित जोखिम, परियोजना के लक्ष्य व परियोजना की समझ कितनी परिलक्षित होती है। ठीक है। तो इसके माध्यम से हम जो है अत्यधिक स्पष्ट वृहद परियोजना और अपेक्षाकृत सुदूर व असुरक्षित क्षेत्रों में निम्न रूप से स्पष्ट लघु विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित करेंगे। ठीक है। वर्ष दर वर्ष क्या होता जा रहा है, भारत ने अफगानिस्तान में आर्थिक व्यवहार्यता, संधारणीयता, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी, जो किसी चीज़ को एक तरह से मतलब जैसे बोलते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो वही संधारणीयता व स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अफगानिस्तान की संसाधन क्षमता का उपयोग करने के लिए लक्ष्य से एक संकीर्ण सुरक्षा केंद्रित दृष्टिकोण से हटकर क्षेत्रीय विश्वास निर्माण, विकास, शासन और विकास पर व निवेश पर ध्यान केंद्रित किया है। ठीक है। मतलब हमें अगर मध्य एशिया, मध्य जो हमारा वो है अफ्रीका है, वहाँ के देशों से अगर डील करनी, मतलब व्यापार करना है, जैसे अजरबैजान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, इस टाइप के जितने भी ऊपर के देश हैं, तो हमें या तो पाकिस्तान से तो जान सकते हैं, या तो अफ़गानिस्तान के थ्रू जाना होगा, है ना, या फिर इधर से ईरान से चाबहार पोर्ट के थ्रू। तो इसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर हम जो है अफ़गानिस्तान में डेवलप कर रहे हैं। अगर इस परियोजना का महत्व देखें तो सॉफ्ट पावर आधारित दृष्टिकोण, स्वयं को सुरक्षा केंद्रित भूमिका से जो है पृथक करते हुए भारत ने जो दोनों देश हैं उनके मध्य सांस्कृतिक और ऐतिहासिक ऐसे संबंधों को जो है स्थापित करने हेतु एक सॉफ्ट पावर आधारित दृष्टिकोण अपनाया है। ठीक है। उसके अलावा क्या है, जो मांग चालित रणनीति है, अधिकांश भारतीय जो परियोजना है वो अफगान सरकार की आवश्यकताओं या उनके अनुरोधों द्वारा ही आरंभ की गई है। ठीक है। पर इस रणनीति ने भारत के लिए एक व्यापक सद्भावना को उत्पन्न किया है। सद्भावना क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा सिंपैथी एम्पैथी, है ना। सिंपैथी होता है कि किसी, जैसे किसी के साथ कुछ बुरा हो तो उसको सिंपैथी देना, है ना। सद्भावना या फिर एम्पैथी होता है खुद को उसकी जगह पे रख के सोचना कि क्या सही है क्या गलत है, कितना बुरा फील हो रहा है। ठीक है। तो ये जो है भारत के लिए एक व्यापक सद्भावना को उत्पन्न किया है। उसके अलावा मध्य एशिया से जो है संपर्क बढ़ेगा इसकी वजह से, है ना, क्योंकि जो अफगानिस्तान है वो एक कड़ी के रूप में कार्य करेगा इन दोनों के बीच में। ठीक है। तो अफगानिस्तान में कुछ बड़ी अवसंरचनाएं, जो परियोजना है इन उद्देश्यों की प्राप्ति के दिशा में कार्य इसमें आरंभ किया गया है। इससे भारत को दीर्घ अवधि में मध्य एशिया में अपनी ऊर्जा आवश्यकता और व्यापार हितों को पूर्ण करने में जो है सहायता प्राप्त होगी। अफगानिस्तान के साथ कनेक्टिविटी में सुधार करना, मतलब जो भारत है उसका क्या रहा है, हमेशा क्षेत्रीय संपर्क, व्यापार और पारगमन इसके आसपास ही जो है चतुर्दिक केंद्रित रहा है, मतलब इसकी तरफ ही चारों तरफ घूमता रहा है। ठीक है। तो अतः स्थल रूढ़ अफगानिस्तान के लिए क्षेत्रीय संपर्क तथा समुद्री आवागमन तक पहुंच जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सेवा आपूर्ति में सुधार करने में सहायक है। जो भारत की जैसे कि लघु विकास परियोजना है उनको जो मौलिक सेवा आपूर्ति प्रदान है
उसको प्रदान करने और सरकार एवं सामुदायिक स्तर पर अफ़गानिस्तान की भागीदारी व स्वामित्व को बढ़ाने में सहायतार्थ तैयार किया गया है। भारत द्वारा प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में निवेश किया गया है। ठीक है। राजनीतिक क्षेत्र के विकास हेतु कानून निर्माता, संसद के कर्मियों और राजनयिकों के साथ कार्य कर रहा है। इसके अलावा अगर भारत की चुनौतियों की बात करें तो सबसे पहले सुरक्षा चिंता है, जैसे कि अब जो है अफ़गानिस्तान से नाटो जो है जा चुकी है ना, तो उसके बाद क्या होगा, अफ़गानिस्तान में जो आतंकवाद है वो पुनः मतलब अपने पैर जमा सकता है। ठीक है। तो अफ़गानिस्तान में वापसी से पुनः अस्थिर अफ़गानिस्तान में असंतुलन की स्थिति को बढ़ावा मिल सकता है। उल्लेखनीय है कि इस वापसी से अफ़गानिस्तान के जो आतंकवाद के केंद्र है उसके रूप में परिवर्तित हो जाने की संभावना बढ़ रही है। ठीक है। उसके अलावा भारत के विकास प्रयासों को असफल करने के लिए पाकिस्तान का जो गुप्त तालिबानी समर्थन है वो भी क्या है, भारत की क्षेत्रीय शक्ति के विस्तार को बाधित कर सकता है। ठीक है। भारतीय कार्यवाही को समर्थन ना मिल पाना, जो अल्पकालिक परियोजना होती है उसके दौरान जो बढ़ता अंतराल है, ठीक है, उनके बीच में जो टाइम बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से लोगों में क्या हो रहा है, असंतोष बढ़ रहा है। ठीक है। तो और साथ ही उसके रोजगार सृजन है, जो औद्योगिक आधार के निर्माण के मामले में भावी सीमित कार्यवाही होती है। ठीक है। रोजगार सृजन नहीं हो पा रहा है और एकीकृत योजनाओं के अभाव के कारण स्थायी आबादी के मध्य निराशा व असंतोष में वृद्धि होती जा रही है। परियोजनाओं के समापन में देरी हो रही है। ठीक है। जो उन्हें पैसा नहीं मिल पा रहा, वित्त पोषण या क्षमता का अभाव है जैसे मुद्दों के कारण बड़े पैमाने पर अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में विलंब हुआ है। उदाहरणार्थ सलमा बांध, ठीक है, अभी हमने पीछे देखा था, वह नए संसद भवन का निर्माण आदि। इसके अतिरिक्त गुणवत्ता नियंत्रण से संबोधित समस्याएं भी बनी हुई है। ठीक है। उसके अलावा जो निगरानी है उसकी कमी है इसमें, इन परियोजनाओं की निगरानी भी एक चुनौती बनी हुई है। साथ ही असुरक्षित व दुर्गम जिले में निगरानी प्रक्रिया को बनाए रख पाना अत्यधिक कठोर है। परियोजनाओं की जो संधारणी है, सस्टेनेबल है, उससे संबंध चुनौतियाँ जैसे कि विकृत होती सुरक्षा स्थिति और विद्रोहियों के प्रभाव या क्षेत्र पर नियंत्रण की प्रवृत्ति को देखते हुए परियोजनाओं की संधारणीयता को बनाए रख पाना अत्यंत संदिग्ध हो रहा है। ठीक है। इसका तात्पर्य यह है कि जो विद्रोही है उसके नियंत्रण वाले क्षेत्र में स्वास्थ्य कर्मियों या शिक्षकों के बिना एक अस्पताल या स्कूल का निर्माण जैसी परियोजनाएं सरलता से एक गोस्ट प्रोजेक्ट है। गोस्ट प्रोजेक्ट मतलब जो पेपर पे तो है पर जो प्रैक्टिकली कहीं पे मतलब अभी शुरू नहीं हुआ काम। ठीक है। जनता की आवश्यकताओं से सुमेलित ना होना। ठीक है। मतलब जैसे कि अगर जनता को मान लीजिए हॉस्पिटल खोलना है, ठीक है, उसकी जगह हम उसे स्कूल खुलवा के देते हैं। जनता को ज़्यादा ज़रूरत है हॉस्पिटल की, हम स्कूल खुलवा के दे देते हैं। ठीक है। तो उससे सुमेलित नहीं होता। उसके अलावा आगे की राह की अगर बात करें तो भारत को अपना संपूर्ण ध्यान किस पर रखना चाहिए, परिसंपत्ति निर्माण की जगह कार्यक्रम वितरण पर। ठीक है। जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, इसको स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। जैसे कि जो त्वरित और मध्यम अवधि के दौरान, त्वरित क्या होता है, जो भी हमारा 1 साल से मध्यम होता है 1 साल से 5, और त्वरित होता है इमीडिएट, तुरंत जो काम शुरू होता है, और दीर्घकालिक 5 से 10 साल। तो जो त्वरित और मध्यम अवधि के दौरान है, अफगानिस्तान ने स्वदेशी आर्थिक आधार को पुनर्जीवित करने में सहायता करना और उसके छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को स्थापित करने की आवश्यकता करना। ठीक है। उसके अलावा ग्रामीण व दूरदराज के क्षेत्रों में जो निर्धन व्यक्ति है उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली परियोजनाओं केवल स्वास्थ्य व शिक्षा पर ध्यान न देकर बल्कि आय सृजित योजनाओं को वहाँ पे स्टार्ट करना। ठीक है। उनको लक्षित करना। इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम अफगानिस्तान में, जो सुभेद्य समुदाय, जो वल्नरेबल जो वो हैं समुदाय हैं, उनकी सहायता से हम कृषि क्षेत्र में व्यापक हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है। इसमें हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं कृषि आधुनिकीकरण, उपग्रह चित्र, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र तथा तकनीकी सहायता, इसकी दिशा में सहयोग की आवश्यकता है। उसके अलावा एक जवाबदेही तंत्र बना सकते हैं जिसके साथ ही सहायता वितरण कार्यक्रमों में निगरानी हेतु एक प्रणाली स्थापित करना, मतलब जो प्रॉब्लम्स थी ना उनका अपोजिट एक तरह से इसके जो आगे की राह हो सकती है। ठीक है। परियोजना के विकास में अफगानिस्तान में अभिव्यापी हितधारकों के साथ जो अभिकर्ता हैं उनको भी सम्मिलित करना व्यापक दृष्टिकोण होगा, मतलब जो इसके साथ और भी जो देश सीमा शेयर करते हैं और जो इंडिया के साथ भी करते हैं, ऐसे जो है जैसे कि भारत और चाइना जो है द्वारा अफगान राजनयिकों व चीन के राजदूतों को प्रशिक्षित करने के लिए एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। उसके अलावा जो अन्य देश हैं उनके साथ जो विकास परियोजना जैसे कि भूटान है, भूटान जो है भारत का सबसे बड़ा विकास साझेदार है। मतलब उल्टा बोल दिया मैंने, भारत भूटान का सबसे बड़ा विकास साझेदार है। इसमें अतिरिक्त भूटान भारत की विदेशी सहायता का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश है। ठीक है। भूटान है इसका सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश भी रहा है।
भूटान को भारत से वर्ष 2000 तथा 2017 के मध्य कुल 4.7 अरब डॉलर का अभी तक अनुदान प्राप्त हो चुका है। यहाँ संचालित कुछ परियोजनाओं में सम्मिलित अगर कुछ जो परियोजना उनकी बात करें तो मगदेछू जल विद्युत परियोजना, पश्चिमी बंगाल से भूटान में पासाखा के अहेल तक व्यापार मार्ग आदि। ठीक है, उसके अलावा बांग्लादेश की बात करें तो इनके जो प्रमुख परियोजना वो है अखोरा अगरतला के मध्य जो रेलवे संपर्क है, तथा खुलना मोंगला के मध्य मैत्री ताप विद्युत परियोजना। ठीक है, यह विद्युत परियोजना बांग्लादेश पावर प्लांट बोर्ड और भारत की जो एनटीपीसी है उसके 50-50 जो शेयर है ना, इक्विटी है, उसकी भागीदारी पर संयुक्त उद्यम परियोजना है। भारत बांग्लादेश मित्रता पाइपलाइन पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी को बांग्लादेश के पार्वतीपुर से जोड़ती है। उसके अलावा मालदीव क्या, भारत द्वारा 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, मालदीव का सबसे बड़ी असैन्य अवसंरचना परियोजना, उसको समर्थन प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त आजीविका व आय सृजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, लिंग, बाल सशक्तिकरण इत्यादि के क्षेत्रों में उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजना के माध्यम से भारत द्वारा सहायता की जा रही है। उसके बाद म्यांमार क्या है, यहाँ परिचालित प्रमुख परियोजनाओं में जो कलादान बहुविध पारगमन परिवहन परियोजना, जो अभी ये पढ़ा था ना हमने फर्स्ट पॉलिटी में पढ़ा था, भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना, भारत म्यांमार सीमा पर एकीकृत चेक पोस्ट इत्यादि शामिल है। उसके अलावा नेपाल की बात करें तो भारत अपने बहुक्षेत्रक और बहुआयामी जो भारत नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रम है उसके हिस्से के रूप में विभिन्न राजमार्गों, सड़कों, पुल, विमानपत्तनों इत्यादि के निर्माण में सहायता प्रदान करता रहा है। इसमें शामिल है तराई सड़क परियोजना 10 सड़कें जिसमें है, आवास पुनर्निर्माण परियोजना जिसमें 500 मकान है, मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन। ठीक है, उसके अलावा पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना, महाकाली नदी पुल पर वाहन चलाने योग्य जो है इत्यादि। अगर श्रीलंका की बात करें तो जाफना में जो संचालित जो जाफना अंतर्राष्ट्रीय विमान पतन है उसके हेतु वित्त पोषण योजना और जाफना में सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना भी शामिल है। ठीक है, साथ ही ये युद्ध प्रभावितों के लिए 50,000 घरों के निर्माण की प्रारंभिक प्रतिबद्धता के साथ भारतीय आवास परियोजना और जापान के सहयोग से कोलंबो बंदरगाह। ठीक है, इसमें एक कंटेनर टर्मिनल का विकास आदि पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। अब जो लास्ट हुआ आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशन का वो है भारत नेपाल के संबंध। ठीक है, हाल ही में जो भारत के विदेशी सचिव थे, दोनों देशों के विदेश सचिव थे, उनके द्वारा दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय संबंधों के सुधार के लिए नेपाल की यात्रा की गई। ठीक है, अगर इनकी पृष्ठभूमि की बात करें तो वर्ष 1950 की भारत नेपाल शांति व मित्रता संधि वस्तुतः घनिष्ठ संबंधों की एक आधारशिला रही है। यह भारत और नेपाल के मध्य दशकों से प्रवर्तनीय है। ठीक है, इस संधि के अनुसार जो है नेपाली नागरिक को भारतीय नागरिक के समान सुविधाएं व अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। भारत में लगभग 80 लाख नेपाली नागरिक हैं और अधिवासित एवं नियोजित हैं। 80 लाख नेपाली नागरिक अधिवासित एवं नियोजित हैं। ठीक है, तो अगर अभी हाल ही की बात करें जो परिवर्तन हुआ है हालिया, सबसे पहले सीमा विवाद, आपने कुछ टाइम पहले 2-3 महीने पहले देखा होगा, जो नेपाल है उसने एक राजनीतिक मैप जारी किया था जिसके अंतर्गत लिपियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी उसको अपने मैप में दिखा दिया था। ठीक है, जबकि ये उत्तराखंड के पार्ट है। उसके अलावा पारंपरिक व्यापार संबंधों की प्रकृति में भी परिवर्तन हुआ है। कई लघु और मध्यम नेपाली व्यवसायों के लिए चीन के साथ व्यापार करना सरल है। इसका कारण यह है कि भारत के साथ व्यापार करने के नियम जो है वो कठोर है। ठीक है, उसके अलावा और क्या है, जो खुली सीमा के बावजूद होने के भी जो है जटिल विनियामक आवश्यकताएं हैं। विनियामक मतलब जो रेगुलेटरी बॉडी है उसकी इन दोनों देशों के मध्य आयात निर्यात को कठिन बना दी, जैसे कि जटिल दस्तावेज हैं, नकद गतिविधियों में कठिनाइयाँ इत्यादि। उसके अलावा वैचारिक आधार, नेपाल में जो है कम्युनिस्ट पार्टी चीन की पक्षधर है। ठीक है, जो इस समय है यह भारत का लगातार विरोध करती रहती है। कई अवसरों पर नेपाली कांग्रेस ने भी उनका समर्थन किया है। ठीक है, जो नेपाल की कांग्रेस है। उसके अलावा चीनी कारक, चीन ने जो है नेपाल के लिए बंदरगाह सुविधाओं को उपलब्ध कराया है। साथ ही उन्हें जो ट्रांस हिमालय है उसको उस तक रेलवे तक पहुंच भी प्रदान की है। इससे नेपाल की भारत पर निर्भरता जो है कम होती जा रही है। साथ ही नेपाल ने जो है BRI जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको भी ज्वाइन कर लिया, जो कि भारत ने नहीं किया है। ठीक है, उसके अलावा नेपाल की आंतरिक राजनीति में भारत की कथित भूमिका की अगर बात करें
तो 2015 में नेपाल के जो नया संविधान आया था उसके विरोध में की गई एक अनाधिकारिक अवरोध को भारत का स्पष्ट समर्थन प्राप्त था। ठीक है, इससे भी भारतीय विरोधी भावनाओं को बढ़ावा मिला। अगर हम भारत नेपाल सहयोग की बात करें तो सबसे पहले जो रक्षा सहयोग है, भारत नेपाल सेना को उसके जो आधुनिकीकरण है उसमें मदद करता है। साथ ही आपदाओं इत्यादि के दौरान भी भारत द्वारा सहायता जो है दी जाती है। उसके अलावा भारत की जो वो है ना गोरखा भारतीय सेना है उसमें भी 32,000 एक जो है उसके मेंबर है। ठीक है, टोटल 80 लाख है, उसमें से 32,000 जो नेपाली गोरखा भारतीय सेना में सेवारत हैं। जल संसाधन सहयोग की बात करें तो दोनों देशों के मध्य जो है जल संसाधन, बाढ़ प्रबंधन, जल प्लावन और जल विद्युत सहयोग इससे संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 2008 में एक त्रिस्तरीय द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किया गया था। जो ऊर्जा सहयोग है उसके बारे में बात करें तो दोनों के बीच 1971 में एक पावर प्लांट एक्सचेंज समझौता किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था, एक दूसरे की जो पारेषण जो ट्रांसमिशन करते हैं ना उसकी अवसंरचना का लाभ उठाते हुए दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्र में विद्युत की आवश्यकताओं को पूरा करना। अगर आर्थिक सहयोग की बात करें तो भारत जो है नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार रहा है। वर्ष 2018 से 19 की अवधि में कुल द्विपक्षीय व्यापार जो है बढ़कर 8.28 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। ठीक है, अगर एजुकेशन की बात करें तो भारत जो है नेपाली नागरिकों को पीएचडी और परास्नातक और स्नातक, ठीक है, जो मतलब ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और 12वीं स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए लगभग 3,000 छात्रवृत्ति सीटें प्रदान करता है। ठीक है, संस्कृति की बात करें नेपाल और भारत के मध्य सांस्कृतिक संबंधों के कई पहलू विद्यमान है। इसमें धर्म, भाषा, व्यंजन, फिल्में इत्यादि शामिल हैं। नेपाल अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, इतिहास व सांस्कृतिक विकास के साथ अभी भी भारतीय उपमहाद्वीप के व्यापक सांस्कृतिक इतिहास व परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा बना हुआ है। ठीक है, इन दोनों के बीच अगर उसकी बात करें उपाय की कि इनके जो संबंध बिगड़े उनको कैसे सही कर सकते हैं, तो 1950 की शांति और मित्रता संधि में जो है संशोधन होना चाहिए। नेपाल द्वारा जो 1950 की संधि में कुछ संशोधन हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। उदाहरणार्थ इस संधि में तीसरे देश के से हथियार आयात करने से पहले भारत की सहमति अनिवार्य है। ठीक है, तो ऐसे प्रावधानों में संशोधन करना। हालांकि द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा के लिए दोनों देशों द्वारा संयुक्त रूप से गठित प्रख्यात व्यक्तियों के समूह ने भी संधि में संशोधन की अनुशंसा की थी। ठीक है, उसके अलावा नेपाल की अवसंरचना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना। नेपाल जो है पंचवेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना जैसे विशाल भारतीय परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन पर बल दे रहा है। साथ ही जल विद्युत, कृषि, पर्यटन, अवसंरचना व आईटी जैसे क्षेत्रों में निवेश की आवश्यकताओं को दोहरा रहा है। इसके अलावा आर्थिक सहयोग को मजबूत करना, यह दोनों देशों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण तथा आवश्यक है, क्योंकि एक जो है नया दृष्टिकोण तैयार करने की आवश्यकता है ताकि नेपाल के जो नागरिक है वो भारत के आर्थिक विकास अवसरों का लाभ उठा सके। ठीक है, इसके अलावा नेपाल में चीनी गतिविधियों के संबंध में भारत को चिंताओं के समाधान की दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए। मतलब ये नहीं कि सब कुछ हम नेपाल को दिए जा रहे हैं ना, आर्थिक भी, ये भी, वो भी, जो है इसके मामले में नेपाल को भी कुछ जो है हमें देना होगा, जो है चीनी गतिविधियों को कम करना। भारत को नेपाल की राजनीति, आर्थिक बाध्यताओं को स्वीकार करते हुए हस्तक्षेप को कम करने पर बल देना चाहिए। साथ ही नेपाल को मानव दुर्व्यवहार, काले धन में सौदेबाजी, आतंकवाद, घुसपैठी जैसी अवैध गतिविधियों पर भी नज़र रखनी चाहिए, जो भारतीय प्रतिष्ठानों के लिए एक बड़ी सुरक्षा चिंता का विषय है। ठीक है, उसके अलावा जो सार्क है हमारा, उसका पुनरुद्धार होना चाहिए। ठीक है, मतलब दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। यद्यपि भारत में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी जो बिम्स्टेक है, ठीक है, और जो जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल पहल, BBI ने इत्यादि के माध्यम से सक्रिय भागीदारी को बनाए रखने का प्रयास किया है। तथापि दक्षिण एशियाई पहचान पर आधारित जो सार्क है उसके संगठन के अंतर्गत संस्थागत व बहुपक्षीय सहयोग को प्रतिस्थापित नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, जाके जो कि ये अभी विफल ही है, क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तान था, तो इसकी वजह से इसको जो है विफल कर रखा है। उसके तो इसके अंतर्गत जो है भारत को जो मैत्री आधारित व्यवस्था है उसको पुनः स्थापित करना होगा दोनों देशों को, और अपनी नीतियों को आधुनिक बनाना होगा। ठीक है, और जो 1950 की संधि है इसमें जो भी हमारा चेंज होगा वो भी करना चाहिए। ठीक है, तो भारत में नेपाल नागरिकों को राष्ट्रीय सुविधाएं, व्यापार, पारगमन व्यवस्था और खुली सीमा और वीज़ा मुक्त यात्रा सम्मिलित करनी है। ठीक है, तो बस ये पार्ट 2 ख़त्म हो गया। इसके बाद जो है हम इकनॉमी देखेंगे।
तो अब चलते हैं, जो 5 क्वेश्चन पूछे थे उसके आंसर मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो ये देखिए, ये उसके आंसर हैं, ठीक है। इसका जो है व्याख्या एक बार देख लीजिएगा, काफ़ी बड़ी दे रखी है, आप एटलीस्ट आंसर तो अपने मैच कर लीजिएगा और थोड़ा बहुत इसका पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये मतलब कंपल्सरी वो नहीं है, जिसको करना है करे, नहीं करना तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए, ये जो है सेकंड पेज की एक्सप्लेनेशन है, आप पॉज करके जो है इसको पढ़ सकते हैं, एटलीस्ट 2-4 मिनट दे के इसको पढ़ तो सकते ही हैं, ठीक है। ये जो है लास्ट क्वेश्चन का लास्ट का पार्ट है, ठीक है, मैच कर लेना अपने। और तो उसके अलावा बस आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी 1 या 2 दिन में ले आऊँगा मैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता तो like the video and subscribe my channel. Okay, thank you for today.